हाँ भाई, गुड आफ्टरनून। तो कल अपन ने जो है वो इकोनॉमी की बेसिक्स जो है उसको पढ़ रहे थे, बेसिक ही पढ़ रहे हैं अभी तक तो। ठीक है, अब तक तो जो है वो बाहर की क्या अवधारणाएं थी, विश्व में क्या क्या चल रहा था, भारत में कैसे जो है वो इकोनॉमिक जो शुरुआत हुई वो किस तरीके से हुई, उसके बारे में कुछ मोटी मोटी अवधारणा जो है वो पढ़ी कि दुनिया के अंदर अर्थव्यवस्थाएं जो है कितने प्रकार की होती है। दो प्रकार की जो है वो होती है, एक तो पूंजीवादी होती है और एक साम्यवादी। एक कैपिटलिस्ट और एक कम्युनिस्ट है, ये दो प्रकार की इकोनॉमीज जो है वो होती है। और जो कम्युनिस्ट इकोनॉमी होती है उसके अंदर बाजार पर सरकार का नियंत्रण रहता है। ठीक है, और वो जो है वो मानते हैं कि समान वितरण होना चाहिए, वो तानाशाही को मानते हैं। उसके बाद उनका जो मुख्य उद्देश्य है वो समानता है। ठीक है, जबकि फ्री मार्केट पॉलिसीज जो है कौन अपनाता है, वो कैपिटलिज्म के अंदर अपनाया जाता है। ठीक है, भारत में जब अर्थव्यवस्था को मतलब दुनिया के अंदर कौन कौन से देशों ने अपनाया, सबसे पहले रूस ने अपनाया, फिर उसके बाद में चाइना ने जो है वो अपनाया। रूस ने अपनाया था 1917 में जो है साम्यवाद को अपनाया, और उसके बाद में चाइना 1949 में, और रूस का तो डिसइंटीग्रेशन हो गया था 1991 के अंदर, 1991 में रूस का विघटन हुआ। और चाइना वालों ने जो है वो अपना पाथ चेंज कर दिया थोड़ा बहुत, कि उन्होंने 1978 के अंदर 1978 के अंदर उन्होंने आर्थिक सुधार कर लिए, और आर्थिक दृष्टिकोण से किसको अपना लिया, पूंजीवाद जो है उस पूंजीवाद को अपना लिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से पूंजीवाद और साम्यवाद, ये साम्यवाद जो है वो साम्यवाद यहाँ पर एक्सपेरिमेंट हुए, और एक्सपेरिमेंट ज्यादा सफल नहीं रह पाए। भारत के अंदर जो अपनाया, हमारा भी एक्सपेरिमेंट कोई खास सफल नहीं रहा। हमने हालांकि जो है वो और थोड़ा नया करके अपनाने की कोशिश की कि पहले तो साम्यवाद की जगह समाजवाद, और सिर्फ अकेला समाज नहीं, उसके अंदर पूंजीवाद का मिश्रण जो है वो भी कर दिया। तो पर फिर हमारे यहाँ भी 91 के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो आया। उसके बाद हमने आर्थिक सुधार किए, सुधार करने के बाद में हमारी अर्थव्यवस्था का झुकाव किसकी ओर हुआ, वो पूंजीवाद जो है पूंजीवाद की ओर झुकाव हुआ। फिर अपन पढ़ रहे थे कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो इकोनॉमी होती है उस इकोनॉमी के अंदर हम फ्री मार्केट पॉलिसीज की बात करेंगे, यानी जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वही इकोनॉमी है। जो इकोनॉमी वास्तविक रूप में हमें पढ़नी है वो कौन सी इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर मुक्त बाजार होगा, यानी बाजार के ऊपर सरकार का नियंत्रण नहीं होगा। जब बाजार पर सरकार का नियंत्रण नहीं होगा तो किसका नियंत्रण होगा, बाजार पर सरकार का नियंत्रण नहीं होगा तो बाजार चलेगा बाजार की शक्तियों से, और बाजार के अंदर ही दो ही शक्तियां, एक तो क्या है डिमांड और दूसरा है सप्लाई। एक तरफ मांग और दूसरी तरफ आपूर्ति, ये दो ही बाजार की क्या होती है, शक्तियां होती है। और अपन बात कर रहे थे किसकी, डिमांड की, कि डिमांड क्या होता है। तो डिमांड के ऊपर अपन सामान्य तरीके से समझने की कोशिश की कि मांग क्या होती है। एक तो होती है इच्छा, ये मांग नहीं होती है। एक बहुत जोर की इच्छा, ये भी मांग नहीं होती है। इसके साथ में क्या होने चाहिए, पैसे होने चाहिए, और साथ पैसे खर्च करने की इच्छा जो है वो भी होनी चाहिए। इसको क्या कहते हैं, इसको डिमांड जो है डिमांड कहते हैं। ठीक है, तो अगर हमें डिमांड की परिभाषा बनानी हो, तो डिमांड किसको कहेंगे, डिमांड होगी किस चीज की डिमांड होगी, या तो वस्तु की होगी या सेवा की होगी। अर्थव्यवस्था में दो ही चीजें, अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधि होती है, और आर्थिक गतिविधि में उत्पादन और उपभोग किसका होता है, वस्तु या सेवा का, गुड्स एंड सर्विसेज। तो वस्तु और सेवा, गुड्स एंड सर्विसेज जो है उसकी डिमांड होगी, गुड्स एंड सर्विस। और अब इस वस्तु और सेवा की कुछ मात्रा, कोई ना कोई क्वांटिटी मांगेंगे हम। जब भी आप डिमांड करोगे तो इसकी क्या करोगे, कुछ ना कुछ मात्रा मांगोगे। जैसे आप गए और आपने चाय की थैली पर जाके कहा कि भाई साहब एक चाय देना, तो आपने क्या की, एक कप चाय जो उसकी डिमांड जनरेट की। तो यानी मात्रा, किसकी मात्रा है ये, वस्तु और सेवा की। और ये डिमांड जनरेट कौन करता है, उपभोक्ता। कौन जनरेट करता है, उपभोक्ता, कंज्यूमर। कंज्यूमर इसको खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। अलग अलग कीमतों पर अलग अलग प्रकार की मात्राएं जो है वो खरीदेगा। अगर डिफरेंट जो प्राइसेस होगी, डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर जो इसकी मात्रा होगी वो भी क्या होगी, अलग अलग प्रकार की मात्रा खरीदने के लिए व्यक्ति जो तैयार हो जाता है। ठीक है, और एक निश्चित समय में, निश्चित समय अवधि के अंदर जो है ये खरीदने को तैयार होता है। इसको क्या कहते हैं, डिमांड की परिभाषा। तो डिमांड क्या होती है, अगर इसको परिभाषा के रूप में कहें तो वस्तु और सेवा की वह मात्रा जो कि कोई उपभोक्ता एक निश्चित समय में विभिन्न प्राइस पर खरीदने के लिए तैयार है। क्या कहेंगे, कैसे बनाएंगे डेफिनेशन, वस्तु और सेवा की वह मात्रा जो कि कोई उपभोक्ता एक निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार है।
क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट अ कंज्यूमर इज रेडी टू परचेज एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ सर्टेन टाइम पीरियड। इसको क्या कहते हैं? इसको मांग कहते हैं। लिख दो इसकी मांग की परिभाषा। अच्छा, अभी कुछ नहीं लिखा है क्या अभी तक? तो हेडिंग डालो डिमांड एंड सप्लाई, मांग और आपूर्ति। बड़ी हेडिंग डालो, ये ऐसे छोटी हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है। अर्थव्यवस्था का मतलब मांग और सप्लाई, मांग और आपूर्ति, बस। इकोनॉमी का मतलब और कुछ नहीं है। कल बताया था ना मैंने तुम्हें, अगर तुम्हें ये आज का लेक्चर समझ में आ गया तो तुम्हें इकोनॉमी आ गई, इससे आगे तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। और आज का लेक्चर नहीं समझ में आया तो भी आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। और सभी समस्याओं का हल अर्थव्यवस्था में नहीं, वैसे तो सभी समस्याओं का हल जो है किससे निकलता है? इस एक सिद्धांत से, मांग और आपूर्ति के सिद्धांत से सारी समस्याओं का हल जो है वो निकाल लिया जाता है। दुनिया में जितनी समस्याएं हैं, जिंदगी की समस्याएं भी, जीवन की भी तुम्हारी समस्याएं हैं ना, उसका भी हल किससे निकाल सकते हो तुम? मांग और आपूर्ति से। मांग और आपूर्ति से जो है निकाल सकते हो। एक ऐसा कहानी है कि एडम स्मिथ जो था, है ना, अर्थव्यवस्था का जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं? एडम स्मिथ को। तो एडम स्मिथ जो है वो, एडम स्मिथ का एक तोता हुआ करता था। एडम स्मिथ ने क्या पाल रखा था? एक तोता। और बहुत ज्ञानी तोता था उसका तोता, बहुत ज्ञानी तोता जो है हुआ करता था। और एडम स्मिथ से पहले तो लोग बाग आते थे खूब सारे सवाल पूछने, ऋषि देख भाई एडम स्मिथ बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, चलो एडम स्मिथ के पास चले। तो एडम स्मिथ उन लोगों से बड़ा परेशान हो गया, यार ये लोग मेरे पास आते हैं, सुबह मेरा जो है दिमाग खाते रहते हैं, और ऐसे हर किसी आदमी को मैं एंटरटेन नहीं करूंगा, मेरे पास में और बात करने, काम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो एडम स्मिथ कहता था कि भाई मेरे पास आप ले आओ, कोई समस्या आप मेरे पास लाओ, उससे पहले मेरी जो भी समस्या हो तुम्हारी, वो मेरे तोते से डिस्कस कर लिया करो, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा तोता जो है तुम्हारी समस्याओं को क्या कर देगा? हल कर देगा। बहुत इंटेलिजेंट तोता है, तो ये हल कर देगा। तो बड़े शुरुआत में तो बड़े लोगों को बुरा ही लगा, यार ये क्या तरीका है, मतलब एडम स्मिथ को बड़ा घमंड आ गया, सीधी सीधी बात ही नहीं कर रहा है। उसने कहा नहीं, घमंड वाली बात नहीं, वास्तव में आप ये स्क्रीनिंग है, ये प्री है, आप ये प्री क्लियर करो, फिर आज जो है वो मेरे साथ आओ, और फिर मैं मेंस जो है वो मेरे साथ में होगा। तो प्री क्लियर करना है, वो कहां पर करोगे? तोते के साथ। तो लोग जो है वो अपनी समस्याएं लेकर जाते थे, बड़े बड़े अर्थशास्त्र की बड़ी बड़ी समस्याएं जो लेके जाते थे, किसके पास लेके जाते थे? तोते के पास। और वो तोता सब समस्याओं के हल कर देता। ऐसी कोई समस्या, तो एडम स्मिथ के पास लोगों ने आना ही बंद कर दिया। एडम स्मिथ ने देखा यार क्या हुआ, ये लोगों ने आना ही बंद कर दिया, अपन को पूछना ही बंद कर दिया। तोते ने ऐसा क्या बता दिया? क्या बताता होगा तोता? तोते को तीन ही शब्द आते थे, एक डिमांड, एक एंड और एक सप्लाई। कोई भी बात, कोई भी आदमी, कोई भी प्रश्न पूछता था, वो जवाब क्या देता था? डिमांड एंड सप्लाई। जैसे वो डिमांड एंड सप्लाई बोलता था, और सब समस्याओं का क्या हो जाता था? हल। लोग जो, अरे यार वाह। जैसे कोई समस्या लेकर जाओ कि साहब हमारे जो है शादी के अंदर आजकल जो अच्छा कुछ चल नहीं रहा है, तोते के पास जाओ, तोता कहता डिमांड एंड सप्लाई, बस हल जो है वो हो गया। आदमी को एकदम समझ आ रहा है, यार हाँ, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड सप्लाई से ही है सब कुछ। सारी की सारी समस्याओं का हल जो है किसके कारण होता है? वो डिमांड एंड सप्लाई से हो जाता है। तो इसलिए अर्थव्यवस्था का जो मूल है वो क्या है? वो डिमांड एंड सप्लाई है। ये कहानी तो काल्पनिक है, बाकी इसका अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि डिमांड एंड सप्लाई से ही इकोनॉमी है, इसके आगे कोई इकोनॉमी नहीं है। इसके आगे वाली इकोनॉमी तो यूं ही है, फिर तो आगे तो आप कुछ भी बना सकते हो, पर जो इसका मूल मंत्र है वो क्या है? डिमांड एंड सप्लाई ही इसका मूल मंत्र है, इसके अलावा कोई मंत्र नहीं है। लिखो, मांग और आपूर्ति। मुक्त बाजार दो बाजार शक्तियों से संचालित होता है। फ्री मार्केट इज गवर्न्ड बाय टू मार्केट फोर्सेस। मुक्त बाजार दो बाजार शक्तियों से संचालित होता है। फ्री मार्केट इज गवर्न्ड बाय टू मार्केट फोर्सेस। मुक्त बाजार दो बाजार शक्तियों से संचालित होता है। फ्री मार्केट इज गवर्न्ड बाय टू मार्केट फोर्सेस। मुक्त बाजार दो बाजार शक्तियों से संचालित होता है, पहला मांग और दूसरी आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई। मांग और आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, एक तरफ तो डिमांड होती है और एक सप्लाई। तो पहले इनकी परिभाषा लिख ले। चलो लिखो परिभाषा, मांग की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ डिमांड।
मांग की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ डिमांड। वस्तु और सेवा की वह मात्रा, दैट क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवा की वह मात्रा, दैट क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवा की वह मात्रा जो कि कोई उपभोक्ता, दैट क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच अ कंज्यूमर इज रेडी टू परचेज, वस्तु और सेवा की वह मात्रा जो कि कोई उपभोक्ता एक निश्चित समय के दौरान, विच अ कंज्यूमर इज रेडी टू परचेज एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ सर्टेन टाइम पीरियड, वस्तु और सेवा की वह मात्रा जो कि कोई उपभोक्ता एक निश्चित समय के दौरान विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार है, विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार है। दैट क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच अ कंज्यूमर इज रेडी टू परचेज एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ सर्टेन टाइम पीरियड, वस्तु और सेवा की वह मात्रा जो कि कोई उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार है। इसको क्या कहते हैं? मांग कहते हैं। ये डिमांड जो है वो कहलाती है, आगे लिखो, मांग कहलाती है, इज कॉल्ड डिमांड। मांग कहलाती है, इज कॉल्ड डिमांड। और आपूर्ति क्या होती है? सप्लाई क्या होती है? जब आप डिमांड करोगे किसी चीज को, तो जैसे डिमांड करोगे तो उसकी कोई ना कोई उसको पूरे करेगा तो उसका मतलब उसको क्या कर देंगे अपन? आप आपूर्ति कर देंगे। तो डिमांड किस चीज की होती है? वस्तु और सेवा की। तो आपूर्ति भी किस चीज की होगी? वस्तु और सेवा की। आपने चाय की डिमांड की तो क्या 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 बनाया उसने? चाय वाले ने चाय बनाई। आपने समोसे की डिमांड की तो समोसा जनरेट होगा। आपने कचौरी की डिमांड की तो कचौरी जनरेट होगी। आपने गाड़ी की डिमांड करी तो गाड़ी होगी। तो इस तरीके से जो सप्लाई होगी वो सप्लाई भी किसकी होगी? वस्तु या सेवा की होगी, वस्तु या सेवा की, गुड्स एंड सर्विसेज। और इसकी भी क्या होगी? कोई ना कोई मात्रा होगी, क्वांटिटी होगी। आपने एक कप चाय मांगी है तो सप्लाई कितने की होगी? एक कप की होगी, तो यानी मात्रा होगी, इसकी भी कुछ ना कुछ क्वांटिटी होगी। अब जो डिमांड है वो तो कौन कर रहा है? उपभोक्ता, कंज्यूमर, जिसको कंज्यूम करना है। पर सप्लाई कौन करेगा? कौन करेगा? सप्लाई कौन करेगा? विक्रेता। या तो विक्रेता करेगा या फिर उत्पादक, प्रोड्यूसर। या तो प्रोड्यूसर या फिर सेलर, किसी चीज को बेचने वाला या फिर किसी चीज को उत्पादन करने वाला। तो दो लोगों के नाम लिख देंगे अपने यहां पर, विक्रेता होगा या फिर क्या होगा? उत्पादक होगा, सेलर और प्रोड्यूसर। और ये भी अलग अलग कीमतों पर करेगा। विभिन्न कीमतों पर करेगा और एक सर्टेन टाइम पीरियड में करेगा, निश्चित समय सीमा के दौरान करेगा। तो बस इससे आपूर्ति की क्या बन जाएगी? डेफिनेशन बन जाएगी। आपूर्ति की डेफिनेशन क्या होती है? तो वस्तु और सेवा की वह मात्रा जो कि कोई विक्रेता या उत्पादक विभिन्न कीमतों पर एक निश्चित समय के दौरान उपलब्ध करवाने के लिए तैयार है। ये क्या करवाएगा? इसको उपलब्ध करवाएगा, अवेलेबल करवाएगा। इंग्लिश में कहेंगे तो दैट क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच अ सेलर और प्रोड्यूसर इज रेडी टू प्रोवाइड एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ सर्टेन टाइम पीरियड। ये क्या होती है? इसको क्या कहते हैं अपन? सप्लाई कहते हैं। बस लिख दो आपूर्ति की परिभाषा, आपूर्ति की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, आपूर्ति की परिभाषा। वस्तु या सेवा की वह मात्रा, दैट क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु या सेवा की वह मात्रा जो कि कोई विक्रेता
या उत्पादक, that quantity of goods and services which a producer or seller, वस्तु और सेवा की वह मात्रा जो कि कोई विक्रेता या उत्पादक एक निश्चित समय सीमा के दौरान विभिन्न कीमतों पर, वस्तु और सेवा की वह मात्रा, that quantity of goods and services which a producer or seller is ready to provide during a certain time period at different prices, एक निश्चित समय सीमा के दौरान विभिन्न कीमतों पर उपलब्ध करवाने के लिए तैयार है। That quantity of goods and services which a producer or seller is ready to provide during a certain time period at different prices is called supply. वस्तु और सेवा की वह मात्रा जो कि कोई उत्पादक या विक्रेता एक निश्चित समय के सीमा के दौरान विभिन्न कीमतों पर उपलब्ध करवाने के लिए तैयार होता है, क्या कहलाती है? आपूर्ति कहलाती है। तो एक तरफ तो मांग होती है और दूसरी तरफ क्या होती है? आपूर्ति होती है। तो आपूर्ति तो कौन कराएगा? उत्पादक और विक्रेता करवाएगा। और जो डिमांड है वो कौन जनरेट करेगा? डिमांड कौन जनरेट करेगा? उपभोक्ता जनरेट करेगा। अब आदर्श रूप से आइडियली तो क्या होना चाहिए? आइडियली इन दोनों के बीच में संबंध कैसा होना चाहिए? बराबर का होना चाहिए। मांग और आपूर्ति में संबंध कैसा होना चाहिए? बराबर जो है वो होना चाहिए। आदर्श रूप से ऐसा होना चाहिए, परंतु ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है, इसके अंदर क्या आ जाती है? कुछ परेशानी आ जाती है। परेशानी मतलब क्या परेशानी आएगी? इसमें तो कुछ नहीं आएगी, या तो ये इधर नीचे झुक जाएगा या उधर नीचे झुक जाएगा, बस दो ही चीजें हो सकती है। तो दो प्रकार के केस जो है वो बन सकते हैं। अगर मांग और आपूर्ति में अपन संबंध करें कि इसमें क्या रिलेशन जो है वो होता है, तो दो केसेस जो है वो जनरेट होते हैं। दो प्रकार के केस जनरेट होंगे। एक तरफ तो या तो मांग ज्यादा होगी आपूर्ति से, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई क्या है? कम है। मांग ज्यादा हो और आपूर्ति कम हो, एक केस तो ये बनेगा। और दूसरा केस क्या बनेगा? आपूर्ति ज्यादा हो, आपूर्ति ज्यादा है किस चीज से? मांग से, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। ये दो प्रकार के केस जो है जनरेट होते हैं। तो ये हो सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को देखते हैं, देखिए इनसे क्या क्या होता है। तो सबसे पहला केस कौन सा है? मांग ज्यादा है, किस चीज से ज्यादा है? आपूर्ति से ज्यादा है। मांग ज्यादा है आपूर्ति से, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। जब मांग ज्यादा होती है आपूर्ति से क्या होता है? जैसे मान लो ये हाँ, देखो जैसे ये सब्जी वाला है, ये क्या कर रहा है? सब्जी बेच रहा है। अब यहां पर ये तो फिर भी कम ही लोग हैं। मान लो यहां पर और बहुत सारे 20-25 लोग और खड़े हों, और ये आदमी जो है वो बोल रहा है टमाटर 10 रुपए किलो, टमाटर 10 रुपए किलो, और आदमी कह रहा है हमें दो, हमें दो, पहले हमें दो, पहले हमें दो, और लड़ाई झगड़ा हो रहा है वहां पे। तो आदमी क्या करेगा? यार इतनी भीड़ है, इसको कैसे मैनेज करे? इस भीड़ को कैसे मैनेज करो? टमाटर 20 रुपए किलो, टमाटर 20 रुपए किलो, टमाटर 20 रुपए किलो। तो कुछ लोग कहेंगे नहीं यार टमाटर तो मेरे यार अच्छे सूट ही नहीं करता यार, मेरे को तो वैसे डॉक्टर ने मना कर रखा है कि अपने टमाटर नहीं खाना चाहिए। वो लोग जो है क्या हो जाएंगे? चले जाएंगे। वो चले जाएंगे तो भीड़ थोड़ी कम हो जाएगी। फिर भी लोग ज्यादा हैं, फिर भी डिमांड ज्यादा है, फिर भी लोग कह रहे लो हमें दो, हमें दो, हमें दो। फिर वो कहेगा टमाटर 40 रुपए किलो, टमाटर 40 रुपए किलो। फिर और कुछ लोग जो है वो चले जाएंगे, और कुछ लोग चले जाएंगे। तो मतलब अब लोग क्या बचेंगे? कम बचेंगे। कम बचेंगे तो जितने इसके पास टमाटर हैं उतने ही लोग बचे, उतने लोगों तक ये जो है वो अपनी चीजों को क्या कर देगा? बेच देगा। तो जब भी डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई क्या होती है? कम, तो प्राइसेस क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। प्राइसेस क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो फीस क्यों बढ़ गई? फीस क्यों बढ़ गई? कहां बैठाए लोगों को? बैठाने की जगह नहीं है। लोग कह रहे हैं हमें एडमिशन दो, हमें एडमिशन दो, हमें एडमिशन। अरे सबको एडमिशन कैसे दे? जगह ही नहीं है मेरे पास में। तो क्या करो? कुछ लोगों को भेजना पड़ेगा। कैसे भेजे? फीस बढ़ाओ। जब जो डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई क्या हो? कम हो। जब डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो उसका कीमतों पर क्या असर पड़ता है? कीमतें क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ऐसा ही होता है ना सब जगह पर। जहां जहां जिस जिस की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई क्या है? कम है, तब उसकी कीमत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आपकी अगर कोई वैल्यू नहीं कर रहा है जीवन के अंदर, तुम्हारी क्या नहीं कर रहा है? कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, इसका मतलब सप्लाई तुम्हारी ज्यादा है, तुम्हारी डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है।
अपनी डिमांड को क्या करो, बढ़ाओ, और अपनी सप्लाई को कम करो, तो तुम्हारी कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तुम्हारी सप्लाई जो है, तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी। ऐसे नहीं है तुम्हारी कोई व्हाट्सएप पर किसी ने शादी का कार्ड भेज दिया, तुम आगे 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 नहीं तो आगे, चलो 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 चलो, ऐसे जाओगे, इतनी जल्दी जल्दी जाओगे तो फिर लोग वैल्यू नहीं करेंगे। तुम आरएएस बन जाओगे, आरएएस बन जाओगे तो तुम आरएएस परिवार में है ही कम, तो यानी सप्लाई बहुत कम और डिमांड बहुत ज्यादा है। डिमांड बहुत ज्यादा है तो सब लोग जो तुम्हारे पीछे पीछे भागेंगे, अरे यार इनकी वैल्यू करो, इनकी वैल्यू करो, इनकी खातिरदारी करो। दूल्हा भी 10-10 बार फोन करेगा, कह रहे साहब आप आए नहीं, आए नहीं, आप आए नहीं, आप आए नहीं। फेरे लेने से पहले ही कह रहे यार एक बार फोन तो कर लो, आए कि नहीं आए, साहब आए कि नहीं आए, साहब आए कि नहीं आए। ऐसी वैल्यू जो है वो होगी। वरना अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर जो है तुम नहीं बढ़े तो आपकी सप्लाई बहुत ज्यादा है, वहीं घूम रहे हो, सुबह शाम वहीं बैठे हो, तो दूल्हा पूछेगा भी नहीं खाना खाया कि नहीं खाया, कि खा ही लिया होगा, इतने टाइम में 2 बार खा लिया होगा। सप्लाई बहुत ज्यादा है उस आदमी की। तो इसलिए डिमांड जो है वो क्या करनी चाहिए, व्यक्ति को बढ़ानी चाहिए। अपनी अगर वैल्यू बढ़ानी है तुम्हें, अगर जीवन में वैल्यू बढ़ानी है तो क्या बढ़ाओ, अपनी डिमांड बढ़ाओ और अपनी सप्लाई को कम करो। अपनी सप्लाई को तो कम करो और किसको बढ़ा दो, अपनी डिमांड जो है वो बढ़ा दो। जैसे जैसे तुम्हारी डिमांड ज्यादा होती रहेगी, लोग जो है तुम्हारे आगे पीछे भागेंगे, आगे पीछे भागेंगे, तुम्हारी वैल्यू क्या होती जाएगी, वो बढ़ती जाएगी। इसलिए तोते के पास जब भी कोई आता था, तोता क्या कहता था, डिमांड एंड सप्लाई। सब समस्याओं का हल क्या है, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई से सब समस्याओं का हल निकल जाता है, जीवन की समस्याओं का भी और आर्थिक समस्याओं का तो हल निकलता ही है। तो कीमतें क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब भी डिमांड ज्यादा होगी तो कीमतें क्या होगी, बढ़ती। और कीमतें बढ़ेगी तो इस आदमी को क्या आएगा, मजा आएगा, बुरा लगेगा, मजा आएगा, अरे वाह यार क्या बात है, कीमतें क्या हुई है, बढ़ी है। क्यों बढ़ी है, तो बढ़ी है तो इसको हुआ है लाभ, प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ है तो ये क्या करेगा, जैसे प्रॉफिट हुआ है तो ये कहेगा कि अरे यार अपन तो, इसका मतलब जो टमाटर की इनकी इतनी डिमांड है तो अपन को क्या करना चाहिए, और जाना चाहिए, और लेकर आओ, और अगली बार और खरीद के लाऊं। मैं इतने कम क्यों खरीद के लाया, जब इतने सब मांगने आए थे, इतने सब मेरे को वापस भेजने पड़ गए। किसी को भी अपने कस्टमर को वापस भेजना, घर भेज देना, किसी भी बिजनेसमैन को जो अच्छा नहीं लगता। कोई आपको आदमी पैसे देने के लिए आया और आपने कहा नहीं नहीं हम नहीं ले सकते, सॉरी, ये सॉरी कहना जो है वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। हर कोई बिजनेस करने अगर बैठा तो उसको लगेगा कि अरे नहीं नहीं नहीं, कैसे वापस कैसे भेज दें, ईश्वर है, कस्टमर तो क्या है, भगवान का रूप है, इस भगवान के रूप को वापस कैसे भेजा जा सकता है। इसको तो जो है रखो, कैसी तरीके से रखो, कोई इंतजाम करो भाई, कैसे ना कैसे इंतजाम करना ही पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, सप्लाई को बढ़ाने की कोशिशें करेगा। और सप्लाई को बढ़ाने के लिए कहां जाएगा, ये उस किसान के पास जाएगा। किसान को कहेगा कि यार वो टमाटर पिछली बार जो दिए थे क्या भोकाल टमाटर थे, बाय गॉड, ऐसा लोगों जो है उसके पीछे पड़े हैं कि उसमें क्या मिला के दिया तूने, कि लोग जो है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो अब जो है तो क्या कर, दुगने दे मेरे को, जितने पिछली बार दिए थे उतने उससे दुगना दे। अब वो किसान कहेगा दुगना कहां से दूं, मेरे पास तो एक ही खेत है, उस खेत में जितना होता था उतना दे दिया। तो कहेगा ना 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 ना, अब ऐसे काम नहीं चलेगा यार, दुगना कर दुगना। वो कहेगा यार नहीं चलता भाई साहब, एक ही खेत है, एक से ही दिया जा सकता है। अरे पैसे डबल ले ले। तो फिर आदमी का पैसे डबल, हाँ पैसे डबल, और मैं और बताता हूं कैसे करना है। पास में एक खेत है, जो मैं तुमको दुगना पैसा दूंगा, उसका आधा पैसा तुम उसको दे देना, और उससे वो पास वाला खेत जो है वो तुम ले लो, और उसके अंदर जो है वो आप और खेती करो, अपने खेती को बढ़ा दो, एक्सपेंशन कर दो। तो किसान कहे हाँ यार ये बात तो ठीक है, पर मेरे को अकेला काम करने वाला मैं अकेला ही हूं, इतने सारे काम करने वाले कहां से लाऊं, मजदूरी रख लो, मजदूर रख लो, उसके भी पैसे दे देते हैं, उसके भी पैसे ले जाओ और मजदूर जो है वो और रखो। तो अच्छा चलो ठीक है। फिर वो किसान क्या करेगा, अपने खेत को बढ़ा देगा। अभी उसके पास एक खेत नहीं, अब उसके पास 2-4 खेत है, और अकेला वो काम नहीं करता, उसके खेत में खूब सारे लोग जो है वो काम करते हैं, खूब सारे काम करते हैं। तो उत्पादन क्या होता है, अब और ज्यादा होता है, और ज्यादा उत्पादन होता है, तो इसके पास में अब चीजें ज्यादा। अब इसकी दुकान भी इतनी छोटी नहीं है, अब इसकी दुकान क्या हो गई है, बड़ी सारी दुकान हो गई। तो एक जगह तो खूब सारी, ये जहाँ सारी सब्जियां रखी थी, यहाँ तो सिर्फ टमाटर रखे, और इतनी बड़ी बड़ी सब चीजों का इतना बड़ा बड़ा जो है वो एरिया है। अब इतनी बड़ी है तो अब ये अकेला संभाल नहीं सकता, फिर ये भी क्या करेगा, ये भी रखेगा यार इतना बड़ी दुकान है, अकेले से कैसे संभलेगी। अब मैं जो है वो उसको तोलूं कि मैं बोलूं, या मैं पैसे गिनूं, क्या क्या करूं। तो इस वजह से ये कहेगा भाई अपन तो करेंगे पैसों का काम, अपन बैठेंगे गल्ले पर, ठीक है। ये तोलने के लिए एक अलग से आदमी रखो, तोलने के लिए क्या रखेगा, एक अलग से आदमी रखेगा, और बोलने के लिए अलग से आदमी रखेगा। 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो ऐसे बोलने वाला एक अलग व्यक्ति होगा। भाई तुम्हारा ध्यान किधर है, आलू इधर है, रास्ते का माल सस्ते में, ठीक है, तो इधर आओ, ताजा आलू ले जाओ। और एक आदमी पानी मारने के लिए रखेगा इसके ऊपर, कि भाई इसके ऊपर पानी छिड़कते रहना ताकि ये ताजा लगता रहे। तो इस तरीके से इसने भी क्या किया, निवेश कर दिया, और अपनी जो
दुकान थी, उस दुकान को अब इसने क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। तो जब भी डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई से, अगर क्या हो, मांग ज्यादा है किस चीज से, आपूर्ति से, डिमांड ज्यादा हो सप्लाई से, तो इसका कीमतों पर क्या असर पड़ता है, प्राइस पर असर यह पड़ता है कि कीमतें क्या होने लगती है, वो बढ़ने लगती है। कीमतें क्या होने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है। और कीमतें जब बढ़ती है तो जो उत्पादक होता है, जो सप्लाई कर रहा है, या तो उत्पादक कर रहा है या विक्रेता कर रहा है, या तो प्रोड्यूसर या सेलर, इनको क्या होने लगता है, लाभ। इनको होता है प्रॉफिट, लाभ होता है, प्रॉफिट होगा। और इनको प्रॉफिट होगा तो ये क्या करेंगे, ये चाहेंगे कि हमारे प्रॉफिट को और बढ़ाएं, लालच होगा प्रॉफिट को क्या किया जाए, और बढ़ाया जाए। और बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, ये अपने बिजनेस को और बढ़ाएंगे। बिजनेस को और बढ़ाने के लिए करेंगे निवेश। क्या करते हैं, निवेश, इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जब इन्वेस्टमेंट होता है, जब भी कहीं पर क्या होगा, निवेश होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, तो इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट से सबसे अच्छी जो चीज होती है वो होती है कि क्या, रोजगार जनरेट होता है। बहुत सारे लोगों को क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। उस किसान ने एक खेत से 2 खेत कर लिए, 4 खेत कर लिए, तो खूब सारे मजदूरों को क्या मिल गई, काम जो है वो मिल गया। इस आदमी ने अपनी जो छोटी सी दुकान थी, उस छोटी सी दुकान को बड़ी दुकान कर ली, और बड़ी दुकान कर ली तो कई सारे लोगों को क्या मिल गया, रोजगार जो है वो रोजगार मिल गया। और रोजगार से क्या होता है, रोजगार की कीमत तो तुम जानते ही हो रमेश बाबू, क्या होता है ये रोजगार की कीमत। रोजगार से क्या होता है, जब एम्प्लॉयमेंट होता है तो उससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट से क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट से होती है नियमित आय। महीने वाले दिन आपके अकाउंट में आते हैं पैसे, इससे क्या होती है, नियमित आय, रेगुलर इनकम जो है वो होती है। और रेगुलर इनकम से क्या होता है, रेगुलर इनकम जब होती है तब लोगों का जो जीवन स्तर है वो क्या होता है, सुधरता है। लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हो जाते हैं। जो जीवन स्तर है वो जीवन स्तर क्या होने लगता है, वो सुधरने लग जाता है। व्यक्ति अगर कच्चे मकान में रह रहा है तो पक्के मकान में रहने लग जाता है। अगर वो जो है वो पैदल चल रहा है तो साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर आ जाता है। अगर व्यक्ति जो है उसके पास में पीने का पानी साफ नहीं है तो अब वो साफ स्वच्छ पानी जो है उसका प्रयोग करने लग जाएगा। ठीक है, उसके अगर बच्चे पहले पढ़ते नहीं थे तो अब वो पढ़ने लग जाएंगे। अगर वो बीमार रहता है तो अब उसको अच्छी दवाई मिल जाएगी। अगर उसको जो है वो पोषण युक्त भोजन नहीं मिलता तो अब पोषण युक्त भोजन मिलने लग जाएगा। ये सब चीजें जो है वो मिलने जाएगी, समाज में सम्मान मिलने लग जाएगा। और यही हमारा उद्देश्य है। जितनी भी गतिविधियां हम कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज अपन कर रहे हैं, सारी एक्टिविटीज, सब एक्टिविटीज का उद्देश्य क्या है, लोगों का जीवन स्तर क्या होना चाहिए, वो सुधरना चाहिए, लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होना चाहिए। बाकी सब साधन है, यही है साध्य, यही है उद्देश्य कि लोगों का जीवन स्तर क्या वो सुधरे। लोगों का जीवन स्तर सुधरना चाहिए। लोग गरीबी से क्या निकले, बाहर निकले। जो गरीबी से, लोग जो गरीबी में है वो गरीबी से बाहर निकले। जो बाहर निकल गए हैं वो थोड़े और आगे बढ़े, वो मध्यम वर्ग में चले जाएं। लोअर मिडिल क्लास में, वो अपर मिडिल क्लास में चले जाएं। जो अपर मिडिल क्लास में है वो हायर मिडिल क्लास में चले जाएं, और हायर मिडिल क्लास वाले और ऊपर इलीट वर्ग के अंदर चले जाएं। इस तरीके से ये अपवर्ड मूवमेंट जो सबका होता रहना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उस डायरेक्शन के अंदर जाते रहे। और ज्यादा से ज्यादा लोग उस डायरेक्शन में कैसे जाएंगे, लोगों का जीवन स्तर कैसे इंप्रूव होगा, जीवन स्तर इंप्रूव करने का एक ही तरीका है, वो क्या है, नियमित आय। ये किसी बाबा जी के आशीर्वाद से नहीं होगा जीवन स्तर इंप्रूव कि साहब निर्मल बाबा का आशीर्वाद ले लो, लाल समोसे खा लो और लाल चटनी के साथ समोसे खा लो, और उससे नहीं होगा। ये जो है वो किससे होता है, ये नियमित आय से ही होता है। नियमित आय, आय भी नहीं, कैसी आय है ये, नियमित, रेगुलर इनकम होनी चाहिए। कौन बनेगा करोड़पति से, कोई करोड़पति नहीं बनता है। एक बार अगर तुमको करोड़ रुपए दे भी दिए जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। थोड़े दिन के अंदर वो करोड़ रुपए तो कब खत्म हो जाएंगे पता भी नहीं लगेगा। जैसे तुम्हारा करोड़ रुपए आएंगे तो क्या करें इस करोड़ रुपए का, क्या करें। एक जमीन ले लेता हूँ, 50 लाख की जमीन ले ली, फिर क्या एक गाड़ी ले लेता हूँ, फॉर्च्यूनर ले ली 50 लाख की, 50 लाख की जमीन, 50 लाख की फॉर्च्यूनर। अब तेल कैसे डलाओगे इसमें, धक्के लगाएंगे इसके। फिर सोचेगा अरे यार ये तेल डलाने के लिए तो पैसे ही नहीं है, तो ये जो जमीन ली थी उसमें से कुछ बेच देते हैं। तो थोड़ी बहुत जमीन क्या कर देगा, वो बेच देगा, थोड़ी बहुत जमीन बेचेगा, थोड़े दिन तेल डलवाएगा। फिर कभी उसके अंदर कोई बड़ा काम आ जाएगा, इंजन का काम मांग लेगी वो, तो फिर क्या, थोड़ी और जमीन बेचो, इंजन का काम कराओ, फिर थोड़ा और कोई सर्विस करवाओगे तो और पैसा लग जाएगा। ऐसे करते करते जो है वो जमीन तो पूरी चली जाएगी। एक दिन सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगी, फॉर्च्यूनर बचेगी। अब इसमें कहां से डले तेल, फिर उसको बेचेगा, यार अब अपने तो स्कॉर्पियो पे आ जाओ, फॉर्च्यूनर बेच के किस पे आ जाएगा, वो स्कॉर्पियो पे आ जाएगा। फिर स्कॉर्पियो में थोड़े दिन तेल डलवाएगा उस बचे हुए पैसे से, फिर थोड़े दिनों बाद में वो भी खत्म हो जाएंगे। फिर क्या करेगा,
फिर से अल्टो पे या नैनो, डिजायर, तो नैनो पे आएगा, फिर नैनो से वापस पैरों पे आ जाएगा थोड़े दिनों में, फिर वापस जहां से चले थे वापस वहीं आ गए। क्यों आ गए? जहां से चले थे वहीं आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि नियमित आय जो है वो नहीं थी। आपने नियमित आय की कोई व्यवस्था ही नहीं की। आप तो सिर्फ कंज्यूम करते जा रहे हो। एक बार आपके पास लिमिटेड चीजें थी, उसको कंज्यूम करते रहो, कंज्यूम करते रहोगे तो चीजें तो खत्म होगी, आज नहीं तो कल होगी। जब तक वो चीज बार बार रिप्लेनिश नहीं होगी, एक आपने पानी का टैंक भरा हुआ है, उसमें से रोज पानी निकाल लेते हो, रोज पानी निकाल लेते हो, एक दिन तो खत्म होगा। जब तक वो रोज ऐसा हो ना कि भाई रोज सुबह पानी आता है वापस भर जाता है, अभी अपन फिर पूरे दिन निकालते हैं, फिर सुबह पानी आता है फिर भर जाता है, तब तो बात ठीक है। परंतु अगर वो भरता है ही नहीं, सिर्फ हम निकालते ही निकालते हैं, तब वो जल्दी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसलिए किसकी जरूरत है? नियमित आय की। नियमित आय जो है वो बहुत जरूरी है। और ये नियमित आय कैसे आती है? ये आती है रोजगार से। इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो क्या है? रोजगार है। एम्प्लॉयमेंट के अलावा देश का और कोई मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं है। इस देश का जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कौन सा है? वो एम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयमेंट के अलावा और कोई मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं है। और ये एम्प्लॉयमेंट आता कहां से है? ये सरकारें नहीं देती है। सरकार हमें रोजगार दो, सरकार रोजगार नहीं दे सकती। रोजगार कौन देगा? रोजगार देने का काम है किसका? प्राइवेट सेक्टर। सरकार सबको रोजगार नहीं दे। इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं, सबको सरकार रोजगार कहां से देगी? सरकार के पास में इतने रोजगार है ही नहीं। इसलिए रोजगार तो कहां से आएगा? प्राइवेट सेक्टर से आएगा। और प्राइवेट सेक्टर तब आएगा जब क्या होगा? निवेश होगा। सरकार का यह काम है कि वो निवेश का माहौल अच्छा बनाए, अच्छा निवेश का माहौल हो, बिजनेस लगाने के लिए लोग जो है तैयार हो, उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है बिजनेस लगाने के लिए तैयार हो जाए, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज लगे, और ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज लगेंगी तो ज्यादा से ज्यादा रोजगार जो है जनरेट होगा। इसलिए निवेश होना बहुत जरूरी है, इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। और इन्वेस्टमेंट कोई व्यक्ति क्यों करेगा? इसलिए नहीं करेगा कि उसको जो जनता की भलाई करनी है या उसको कोई जीवन स्तर सुधारना है किसी का। वो सिर्फ खुद का जीवन स्तर सुधारना चाहता है, और खुद का जीवन स्तर सुधारना चाहता है तो वो क्या कमाना चाहता है? लाभ। लाभ कमाना बुरी बात नहीं है। लाभ जो है वो कोई बुरी चीज नहीं होती। इससे ज्यादा शायद अच्छी चीज कोई सी नहीं होती, क्योंकि ये लोगों के को जीवन स्तर को सुधारने में मदद करती है। बाकी चीजें लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में मदद नहीं करती, ये मदद करती है। क्यों करती है? क्योंकि जब व्यक्ति को लाभ होगा तो वो क्या करेगा? निवेश करेगा। इसलिए लाभ होना बहुत जरूरी है। और लाभ होना जरूरी है, इसके लिए क्या जरूरी है? कीमतें क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। और कीमतें बढ़ती है तो सब क्या कहते हैं अपन? महंगाई। तो महंगाई अच्छी होती है कि बुरी होती है? महंगाई अच्छी होती है कि बुरी होती है? कितने लोगों को लगता है अच्छी होती है? बस इतने लोगों को लगता है। और कितने लोगों को बुरी होती है? हे भगवान, इकॉनमी आती नहीं है मतलब तुम्हें? कल ऐसे तारीफें कर दी मैंने तुम्हारी कि इकॉनमी आती है तुम्हें, हैं? महंगाई जो है वो अच्छी होती है कि बुरी होती है? तो महंगाई जो है वो क्या होती है? पहली बात तो किन लोग को लगती थी अच्छी है? अच्छा, तो इनकी तो जो है फीसें बढ़ा दो भाई। जिन जिन लोगों को अच्छी लगती है उनकी फीस क्या कर देनी चाहिए? और बढ़ा देनी चाहिए। नहीं बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे, ऐसे डरो मत रे। देखो, वैसे महंगाई जो है वो अच्छी होती है, कुछ हद तक महंगाई होना बहुत जरूरी है। अगर महंगाई ना हो तो मार्केट चले ही नहीं। ये जो व्यक्ति है, ये जो तुम कह रहे हो ना तुम बेरोजगार हो, कभी किसी ने कहा ना हम तो बेरोजगार हैं, तो बेरोजगार है तो बेरोजगार ही रह जाओगे अगर महंगाई नहीं बढ़ी तो। जो लोग रोजगार में वो और बेरोजगार हो जाएंगे अगर महंगाई नहीं बढ़ी तो थोड़ी बहुत महंगाई होनी बहुत जरूरी। हालांकि इसकी अति सर्वत्र वर्जयते, अति सबकी खराब है, तो अति सबकी खराब है तो वो महंगाई की भी अति खराब है। परंतु कुछ हद तक महंगाई होना जो है वो मार्केट के लिए बुरा नहीं होता है। कुछ हद तक जो है महंगाई होनी चाहिए। हर देश के अंदर जो है वो टारगेट करके रखते हैं कि इतनी महंगाई तो हमारे यहाँ हुई, ठीक है, उतनी महंगाई हर देश जो है वो रखता है। और क्यों रखता है? क्योंकि अगर महंगाई नहीं होगी तो जो उत्पादक और जो विक्रेता उसको लाभ नहीं होगा, और उसको लाभ नहीं होगा तो वो क्या नहीं करेंगे? निवेश नहीं करेंगे। और निवेश नहीं करेंगे तो क्या नहीं होगा? रोजगार जनरेट नहीं होगा। रोजगार जनरेट नहीं होगा तो नियमित आय नहीं होगी, और आय नहीं होगी तो जीवन स्तर सुधरेगा नहीं। और लोगों का जैसे ही जीवन स्तर सुधरेगा, सुधरते ही वो क्या करेंगे? वो डिमांड करेंगे। उनकी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब वो कहेंगे लो हमें नया नया मोबाइल फोन दो, हमारा जीवन स्तर सुधर चुका है, हमें अब जो है नए कपड़े दो, हमें नए जूते दो, हम जो है खाने के लिए अब जो है वो घर पे खाना नहीं खाएंगे, बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। और जो सामान्य रेस्टोरेंट में खाते थे वो हम 5 स्टार होटल में खाएंगे। जो सामान्य गाड़ी में चलता था वो कहेगा अब मैं कोई और बड़ी लग्जरी गाड़ी के अंदर चलूंगा। तो लोगों का जीवन स्तर क्या होने लगेगा? इंप्रूव। और जैसे लोगों का जीवन स्तर इंप्रूव होगा तो उनकी डिमांड क्या हो जाएगी? और बढ़ाएगी। इसलिए अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? डिमांड। इधर कीमतों से भी पहले कौन है? डिमांड।
डिमांड जो है वो क्या होनी चाहिए, वो ज्यादा होनी चाहिए। और डिमांड कब होती है, जब कोई उपभोक्ता खर्चा करने के लिए क्या हो जाता है, तैयार। तो इसलिए खर्चा करना जो है वो बहुत जरूरी है। इसलिए क्या है, खर्चा करना बहुत जरूरी है। आपका खर्च दूसरे की आमदनी है। आप जितना खर्चा करते हो समाज का उतना भला कर रहे हो। समाज सुधारक हो आप अगर आप क्या करते हो, खर्चा करते हो। अगर तुम खर्चा नहीं करते हो तो तुम समाज के जो है वो बहुत बड़े समाज कंटक हो। अगर तुम क्या नहीं कर रहे हो, खर्च नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इस खर्चा करने से ये पैसे नहीं रहेंगे अगर खर्चा नहीं किया तो। अगर किसी ने कोई खर्चा नहीं किया तो किसी के पास में भी कुछ पैसा नहीं रहेगा। खर्चा करना जो है बहुत जरूरी। और अर्थव्यवस्था में तो कमाने वाला महत्वपूर्ण है ही नहीं। ये कहता है ना कि एक कमाने वाला और खर्चा करने वाले इतने, अरे वाह क्या बात है, इससे अच्छा अर्थव्यवस्था में कुछ हो ही नहीं सकता। और कमाने वाला तो बिल्कुल ही महत्वपूर्ण नहीं है, खर्चा करने वाला महत्वपूर्ण है। कमाने वाला तो बहुत लेट आता है। कमाने वाले को कहो तेरी कमाई जो है वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। कमाने वाले की कमाई किसके ऊपर डिपेंडेंट है, खर्चे वाले के खर्चे के ऊपर डिपेंड। ये खर्चा ना करे तो इसकी कोई कमाई, इसकी रोजगार ही नहीं आएगा। कमाई तो बहुत दूर की बात है, ये रेगुलर इनकम तो बाद में आएगी। रोजगार ही नहीं मिलेगा अगर क्या नहीं हो, खर्चा ना हो। तो इसलिए अर्थव्यवस्था में कमाई करने वाला महत्वपूर्ण नहीं होता। क्या होता है महत्वपूर्ण, खर्च करने वाला। क्योंकि खर्च करने वाला क्या जनरेट करता है, डिमांड जनरेट करता है। और आप जब डिमांड जनरेट करते हो तो उससे क्या होती है, दूसरे की आमदनी जो है जनरेट होती है। आपका खर्च दूसरे की क्या है, आमदनी है। आपका खर्च, आप जितना खर्चा करते जाओगे उतनी लोगों की जो है आमदनियां जनरेट होती जाए। इसलिए अगर कोई खर्चा कर रहा है तो उसको बढ़ावा दो, और करो भाई रे, और करो और करो और खर्चा करो। ये 7 जन्म के जोड़ो मत, ऐसे पैसे जोड़ जोड़ के वो अपने 7 पीढ़ियों के जो जोड़ लिए, क्या करोगे जोड़ जोड़ के पैसों का क्या करना है, उसको खर्चा कर दो। जहां तुम्हें सही लगे, जैसा तुम्हें सही लगे, जो तुम्हारी इंटरेस्ट का काम हो, पढ़ने में पढ़ने लगे तो पढ़ना का करो, कहीं पर घूमने को लगे तो घूमने में खर्चा करो। जहां खर्चा कर सकते हो वहां खर्चा जो है व्यक्ति को करना चाहिए। वो करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि उसी से लोगों की क्या चलती है, रोजगार चलता रहता है। पर समाज जो है वो बड़ा उल्टा है। समाज इन बातों को स्वीकार ही नहीं करता। समाज तो उल्टा ही सोच रहा होता है। कोई व्यक्ति अगर बहुत ऐसे कोई शादी ब्याह कर दे, खूब पैसे खर्च कर दिए शादी ब्याह के अंदर, तो लोग क्या कर देते हैं, उसकी आलोचना। अरे देखो यार, इनको शर्म नहीं आती, इतने इतने पैसे खर्च करते हैं शादियों में, इतना दिखावा करते हैं, कोई शर्म नहीं। शर्म नाम की कोई बात है ही नहीं। ऐसे नहीं कोई गरीबों में बांट दे पैसे, महान काम कर देते, गरीबों में बांट देते पैसे। क्या शादियों में जो है वो पैसे खर्च कर दिए? जबकि क्या ये बात सही है, ये आलोचना सही है? खर्चा कर रहा है तो तुम क्यों जल रहे हो? वो इतने इतने खर्चा कर देते हैं, इतना खर्चा, तुम क्यों जल रहे हो? तुम्हें क्या जलन है इस बात की? अपने आप में सुधारो, अपने आप को, अपने अंदर से अपने दृष्टिकोण को सुधारो। क्यों जल रहे हो किसी से? क्यों जलन है तुम्हारे अंदर इतनी? ईर्ष्या क्यों करते हो इतनी? इतना क्यों? वो अगर दिखावा कर रहा है, करने दो उसको कहो भैरे और कर दो दिखावा, और खर्चा कर। क्योंकि वो जब खर्चा करता है तो आप सोचो कितने लोगों को रोजगार मिला। जितने लोग वहां पर कैटरिंग के वाले लोग हैं उनको सबको नौकरी मिल गई, उनको सबको काम मिला। वहां पर जो लोग बैंड वाले हैं उनको सबको काम मिल गया, हलवाई है उसको काम मिल गया, लाइट वाले हैं उनको काम मिल गया, म्यूजिक वाला है उसको काम मिल गया। सब लोगों को जो है इतना काम मिल गया। वो जो पूरा मैरिज गार्डन चला रहा है उसको काम मिल गया, साफ सफाई वाले उनको काम मिल गया। बहुत सारे लोगों को क्या मिल गया है, काम मिल गया। और ये काम किसकी वजह से मिला? क्योंकि व्यक्ति ने क्या किया, खर्चा किया। पैसे तो खूब है और किसी को खिलाया नहीं, कभी को खाना ही, पानी नहीं पिलाया किसी को, ऐसे खर्चे का ऐसे क्या काम इसका? और ये जो, और फिर दूसरी बात कि भाई खर्चा मत करो, दान दे दो। तो जो ऐसा नहीं कि दान देना मतलब वैसे कोई शिक्षा विक्षा के लिए नहीं, ऐसे लोगों के बीच में बांट दो। तो लोगों के बीच में ऐसे बांट दोगे उसमें, और ये जो खर्चा करने वाला इसमें बहुत अंतर है। इन दोनों में महान है वो खर्चा करने वाला। क्यों है? दान देने वाला तो क्या करता है, पहले तो अपनी खुद की सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। अखबार के अंदर दिखाएगा, उस आदमी को लाएगा तो इधर खड़ा हो और मैं तेरे को क्या कर रहा हूं, दे रहा हूं। तो उसका नाम भी होगा और खुद का नाम यूं पब्लिश करवाएगा, देखो इन्होंने इतने जो है क्या कर दिया है, दान कर दिया। यानी आप उस दूसरे के आत्मसम्मान के ऊपर चढ़कर खुद के आत्मसम्मान को बढ़ा रहे हो। आत्मसम्मान नहीं, सामाजिक सम्मान को, खुद के सामाजिक सम्मान को बढ़ा रहे हो। किसकी वजह से? किसको यूज करते हुए? उस दूसरे व्यक्ति को यूज करते हुए। और तुमने सोचा नहीं उसका क्या होगा, उसके खुद के आत्मसम्मान का क्या हुआ। जो आदमी रिसीविंग एंड पर है, और रिसीविंग एंड पर है जो आपसे ले रहा है, वो तो सोचेगा कि यार अपने जीवन में तो कुछ है ही नहीं, ये तो ये है महान आदमी। अगर ये महान व्यक्ति नहीं पैदा होता तो अपना जीवन कैसे चलता? यानी उसकी खुद की जो आत्म गरिमा थी वो तो समाप्ति हो गई। उसे खुद का जो जो सेल्फ रेस्पेक्ट थी वो तो खत्म ही हो गई। और वो व्यक्ति खुद अगर वो कमाई से करता, अगर वो कुछ चीज कमाई से प्राप्त करता तो वो हक से प्राप्त करता। उस चीज वो किस प्रकार प्राप्त करता? हक से लेता। वो जब आप वो बैंड वाला है ना,
जो अगर शादी ब्याह में पैसा खर्च हुआ है और बैंड वाला जो है उसने पूरी रात बैंड बजाया है और अगले दिन सुबह आए पैसे लेने के लिए, लो साहब लाख रुपए हो गए, लाओ दो, तो देने वाला एक बार तो घबरा जाएगा कि अरे यार लाख रुपए किस बात के हो गए, ये बहुत ज्यादा हो गए यार, ऐसे ज्यादा है। वो कहेगा ज्यादा है, अच्छा ज्यादा है, तुम्हें याद रात को ठुमके लगा रहे थे तब तो याद नहीं आया, ज्यादा है, तब तो कहते वंस मोर पार्टी चलेगी 6 in the morning, तब तो ये नौटंकी आ रही थी तुम्हें, और अब पैसे देता रहा जोर। फिर वो अगला कहेगा ले चलो देवता ले जा तेरे पैसे जितने हैं। तो वो अगला व्यक्ति जो पैसे लेकर आया वो कैसे लेकर आया, पूर्ण सम्मान के साथ, हक से लेके आया है। जब वो घर जाएगा तो बच्चों को कहेगा कि बच्चों देखो तुम्हारे पिताजी ने जो है वो काम किया है, मेहनत की है, ये अपने मेहनत के पैसे हैं, ये कोई ऐसे ही पैसे नहीं है किसी ने दान में अपन को नहीं दिए, सह सम्मान इसका यूज जो अपन कर सकते हैं, ये मेहनत से कमाए हैं अपने। और उस व्यक्ति का जो जीवन का है या फिर उसकी जो आत्मसम्मान है वो उससे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। व्यक्ति का आत्मसम्मान कब बढ़ता है, दान प्राप्त करने से आत्मसम्मान नहीं बढ़ता, उसका आत्मसम्मान कब बढ़ता है, जब वो अपनी मेहनत से कुछ चीजों को क्या करता है, क्रिएट करता है। तो अपने हर व्यक्ति को ये मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी मेहनत से कुछ चीजों को क्रिएट कर सके। और ये कब मौका मिलता है, जब व्यक्ति रोजगार हो, और रोजगार कब मिलेगा, जब लोग क्या करेंगे, निवेश करें। खर्चा करना बहुत, इसलिए खर्चा करना बहुत जरूरी है। मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी ने घर बनाया वो एंटालिया, कितने कितने करोड़ का है वो, 8,000 करोड़ तो जब बनाया था तब था, अभी तो कोई 15,000 करोड़ का हो गया। तो 8,000 करोड़ का जब उसने बनाया था तब खर्चा कितना किया था उसने, 8,000 करोड़ का खर्चा करके जो है वो घर बनाया। और भारत के जितने कम्युनिस्ट हैं ये सब टूट पड़े। कोई तरीका है ये, 8,000 करोड़ का घर बना लिया। शर्म नहीं आती इस मुकेश अंबानी को, एक तरफ तो ये धारावी इतनी बड़ी कच्ची बस्ती है और एक तरफ उसने इतना बड़ा महल बना रखा है, शर्म ही नहीं आ रही थोड़ी बहुत, इसकी मानवता तो खत्म ही हो गई है, जमीर मर गया है इसका, मुकेश अंबानी का। तो भाई तुम क्या चाहते हो, मतलब मुकेश अंबानी धारावी में रहे, उस घर में नहीं रहे, धारावी में रहे। वो जिस दिन धारावी में रहेगा, चौल में रहेगा किसी, तो वो आसपास वाले कहेंगे भाई तू यहां रह रहा है तो हम कहां जाएंगे फिर, अगर तू भी यही रहेगा तो फिर हमें तो फिर गांव जाना पड़ेगा। भाई हम तो यहां इसलिए रह पा रहे हैं क्योंकि तेरे यहाँ घर है और तेरे घर में हम काम कर सकते हैं, और अगर तू भी हमारे यहाँ रहेगा, तेरे पास इतना पैसा होते हुए भी अगर तूने खर्चा नहीं किया तो फिर हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है, हम तो फिर यहां से आउट हो जाएंगे। और उस आदमी ने 8,000 करोड़ रुपए का घर बनाया तो 8,000 रुपए अपनी जेब, 1,000 करोड़ रुपए अपनी जेब से निकालकर दूसरों को दिए, कमाई करवाई है दूसरों की, दूसरों को रोजगार दिया है। और रोजगार दिया, कितना का रोजगार दिया है, 8,000 करोड़ का। तो 8,000 करोड़ का रोजगार दिया तो महान व्यक्ति हो गया ये तो, इससे अच्छा क्या हो सकता है, इससे अच्छा तो कोई दूसरा काम हो ही नहीं सकता। और 8,000 करोड़ तो उनको दिए जो दिए ही, उसके बाद में जो लोग उसके घर में काम करते हैं, उसका घर का जो है वो स्टाफ है कुछ 600-700 लोगों का, 4-5 लोगों का परिवार, और स्टाफ कितना है 700 लोगों का जो है परिवार, 700 लोगों का स्टाफ है, 700 लोगों का स्टाफ है, 700 लोग जो है काम करते हैं, 700 परिवार चलते हैं। कितने परिवार चल रहे हैं, 700 परिवार चल रहे हैं, किसके पीछे, उस घर के पीछे। अगर वो घर ना हो तो वो 700 परिवार जो है वो क्या करते, वो कहीं और दूसरी जगह काम करते, और वो अगर दूसरी जगह काम करते तो वो जो दूसरी जगह जो काम कर रहे हैं वो कहीं और जाते, तो कोई ना कोई तो बेरोजगार होता। तो 700 लोगों का परिवार जो है वो चल रहा है, और चल नहीं रहा है, बहुत सहज सम्मान चल रहा है। उस घर में अगर काम करने, मुकेश अंबानी के घर के अंदर काम करने वाला कोई व्यक्ति अगर बाहर जाए तो सोसाइटी के अंदर बड़ी ऐसे शान से चलता है वो, और शान से चलकर ये लोगों को बताता है, कोई नहीं पूछता तो भी चलते फिरते को रोक के बताता, पता है मैं कौन हूं, जानता है मेरे को कौन। उसके बच्चे भी यूं धमकियां दे देते हैं चलते फिरते किसी को, पता है मेरे पापा कौन है। मुकेश अंबानी के घर के अंदर जाकर घास काटते हैं, घास काटता हूं, घास ही काटता है व्यक्ति भले, और कहां काटता है, मुकेश अंबानी के घर के अंदर काटता है। फिर वो कह रहे मुकेश अंबानी के घर के अंदर जिसके अंदर एंट्री नहीं है लोगों की, बड़े बड़े रईस और बड़े बड़े नेता जो है उनकी एंट्री नहीं है वहां पर अंदर, उसके आसपास नहीं भटकने देते, उस घर के अंदर जाता है, अंदर जाकर देखता है क्या है क्या नहीं है, सामान है क्या, और उसके बाद में क्या कर रहा है वहां पर, वो घास और काट रहा है। और घास भी काटता क्या होगा, वो कहता हम काटते नहीं, हम तो यूं घास लेते हैं और उसको यूं ट्रिम करते हैं, ये काटने वाटने वाला खरपतवार वाला काम तो तुम करते हो। हमारे तो घास जो है वो भी बहुत ऐसे को रेगिस्तान के बीच में उगती है, चारों ओर रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, और बीच के अंदर जो है कोई झील, और झील के पास में उगाते हैं घास, और उस घास को लाकर कहां पर लगाते हैं, मुकेश अंबानी के घर में। तो वो व्यक्ति जब वहां काम कर रहा है, तो काम करने वाला जब सोसाइटी में जाता है, तो सोसाइटी में जाता है तो अपने सम्मान को क्या पता है, वो बहुत ज्यादा पाता है, बहुत हाई जो है वो लेवल पर उसको पता है कि भाई अपने वहां काम करता हूं। तो ये कार्य किससे संभव हो पाया, उसे खर्चे करने से। अगर वो नहीं करता
चौल में रहता, धारावी में रहता, तो कितने लोग काम करते उसके घर पे? कोई नहीं करता। तो एक आधा कर ले, खुद ही कर ले, नीता अंबानी लगी रहती, तो वो जो है वो कार्य अच्छा नहीं होता। तो इसलिए खर्च करना जो है वो बुरी बात नहीं होती। खर्च करना जो है वो क्या बहुत जरूरी है। अर्थव्यवस्था के अंदर तो खर्च करने वाला ही महान है। अब ये बात अपने जो है भारतीय समझते नहीं है, और भारतीय समझते नहीं इसीलिए भारत का हाल ऐसा ही है। अपन जो अर्थव्यवस्था के अंदर हमारी आर्थिक प्रगति अगर ज्यादा नहीं है तो उसका मुख्य कारण क्या है? खर्च करने की प्रवृत्ति उतनी ज्यादा नहीं। हालांकि आजकल जो नई जो जनरेशन है वो तो खर्च बहुत ज्यादा करती है। अब मेट्रो सिटीज के अंदर लोग हैं, कमाते हैं और खर्च करते हैं, और उधार ले लेके और करते हैं कि हम तो खर्च कर देंगे, आप तो हमें क्या दे दो, उधार दे दो। क्रेडिट कार्ड के ऊपर दुनिया चल रही है कि उधार दो, और उधार देकर हम तो है वो खर्चा करने के लिए तैयार हैं। हम तो सारे खर्चे कर लेंगे, आप उधार पर कर देंगे। तो चारवाक था एंशियंट हिस्ट्री के अंदर, आपने पढ़ा होगा। एंशियंट हिस्ट्री जब पढ़ोगे तो पढ़ोगे, एक फिलॉसफी है, कौन सी? चारवाक। एक चारवाक नाम का एक दार्शनिक हुआ, मतलब नाम का हुआ या उस दर्शन को कहते हैं चारवाक। तो वो कहता था ऋणम यावत जीवम सुखम जीवित। क्या कहता था? यावत जीवम सुखम जीवित, जब तक जीवो सुख से जीवो। यावत जीवम सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। उधार लेकर घी पीवो, लेकिन घी पीवो। जिंदगी का उद्देश्य क्या है? घी पीना। भले उसके लिए क्या लेना पड़े? उधार लेना पड़े, पर उधार लेकर घी पियो, पर घी पीना जरूरी है। अमेरिकी सोसाइटी है, अमेरिकन सोसाइटी जो खूब खर्चा करती है, उन लोगों को जो है वो कोई ये पता नहीं कि कल का क्या होगा, कल किसने देखा है, और कल को अगर क्या करना है तो उसके लिए वो क्या ले लेते हैं? उधार। उधार ले लेके खर्चा जो है खर्चा करते हैं, खूब खर्चा जो है उसके माध्यम से किया जाता है। हालांकि इस तरीके से उधार जो है उसको अपन उतना सही नहीं मानते, पर फिर भी आप कमाई करो, और कमाई करके जो भी पैसा है उस पैसे से क्या किया जाए, उसका खर्चा जो है खर्चा निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। क्योंकि व्यवस्था, बाजार किससे चलता है? वो खर्च से ही चलेगा, क्योंकि खर्च से क्या जनरेट होगी? डिमांड। और मार्केट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डिमांड जो है, डिमांड सबसे महत्वपूर्ण होती है। लिखो देखिए, आदर्श रूप से, आइडियली, आदर्श रूप से, आइडियली, आदर्श रूप से मांग और आपूर्ति संतुलित होनी चाहिए। आइडियली डिमांड एंड सप्लाई शुड बी बैलेंस्ड। आदर्श रूप से मांग और आपूर्ति संतुलित होनी चाहिए। डिमांड एंड सप्लाई शुड बी बैलेंस्ड। मांग और आपूर्ति संतुलित होनी चाहिए। परंतु व्यवहारिक रूप से, बट प्रैक्टिकली, परंतु व्यवहारिक रूप से इसमें असंतुलन उत्पन्न होता है। बट प्रैक्टिकली, परंतु इसमें असंतुलन उत्पन्न होता है। बट प्रैक्टिकली एन इम्बैलेंस जनरेट्स इन इट। परंतु व्यवहारिक रूप से इसमें असंतुलन उत्पन्न होता है, जिसके कारण दो प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती है। बिकॉज ऑफ विच टू कंडीशंस इमर्जेस। जिसके कारण से दो प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती है। टू टाइप्स ऑफ कंडीशंस इमर्जेस। है जगह से दो प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती है। पहला, पहली कौन सी परिस्थिति है? ये वाली। ये ऐसे कैसे एक ये चार्ट बनाना है। ये डिमांड ग्रेटर देन, मांग ज्यादा है किससे? आपूर्ति से। डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, और इससे प्राइसेस पर क्या असर पड़ेगा? कीमतों पर। कीमतें क्या होगी? बढ़ेगी। कीमतों के बढ़ने से क्या होगा? प्रॉफिट टू प्रोड्यूसर एंड सेलर।
इससे इन्वेस्टमेंट क्या होगा, बढ़ेगा, और इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से रोजगार, एम्प्लॉयमेंट के अवसर बढ़ेंगे। रेगुलर इनकम, रेगुलर इनकम से लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो जाते हैं, वो सुधर जाते हैं। हाँ हाँ, कैसे बनाओ ना, ये कोई जरूरी थोड़ी है गोले बनाओ। एडम स्मिथ ये थोड़ी कह के गया है। तुमको जैसा सुविधाजनक लगे वैसा बना लो। ठीक है, लिख लिया। तो पहली कंडीशन तो कौन सी है, जब डिमांड किससे ज्यादा होती है, आपूर्ति से ज्यादा होती है। दूसरी क्या होती है, जब आपूर्ति ज्यादा हो, किससे, मांग से। आपूर्ति किससे ज्यादा है, मांग से जो है वो ज्यादा होती है। सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। सप्लाई ज्यादा है और मांग कम है, सप्लाई तो हो जाए ज्यादा और मांग क्या हो जाए, कम। सप्लाई ज्यादा और मांग कम है तो क्या होगा, ये सब लोग चले जाए, सपोज करो ये सब गायब हो जाए, इन सबको गायब कर दो, ये कोई नहीं है, ये है ही नहीं काम। ये आदमी अकेला ही बैठा है, बार बार जो है सब्जी लेता है, तोलता है, फिर डाल देता है, फिर सब्जी लेता है, फिर तोलता है और फिर डाल देता है, फिर जोर जोर से जो है वो भाव चिल्लाता है, थोड़ी देर भाव चिल्लाता है, थक जाता है, फिर सब्जी तोलता है और फिर वापस डाल देता है। कभी जो है इनको इनको गिनता है कितने कहेंगे, टाइम पास कर रहा है, कोई खरीदार आ ही नहीं रहा। खरीदार आ ही नहीं रहा तो पहले तो जो ये कह रहा है कि सब 40 रुपए किलो, 40 रुपए, 40 रुपए, और 40 रुपए में कोई नहीं आया, फिर ये क्या करेगा, 20 पे आएगा, 20 रुपए किलो, फिर कोई एक आधा आएगा, फिर देख रहा कई देर हो गया अब कोई नहीं आया, फिर 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, फिर कोई थोड़े बहुत आएंगे, फिर 5 रुपए किलो, फिर कोई और थोड़े बहुत आएंगे, फिर तो 2 रुपए किलो ले जाओ रास्ते का माल सस्ते में। और जब शाम होती जाएगी तब तक जाते जाते इसके प्राइसेस क्या होते जाएंगे, कम, 1 रुपए तक आ जाएगा। फिर ये ऑफर बताएगा कि 10, अगर आप 20 किलो खरीद, मतलब 200 रुपए दे दो तो सब कुछ ले जाओ, पूरी दुकान 200 रुपए में, पूरी दुकान 200 रुपए में, पूरी दुकान। ऐसे ऑफर भी चलाएगा, तो आ जाता है तो ठीक है, और अगर लास्ट में फिर भी कोई नहीं आया, फिर भी इसके पास में कुछ बच गया, तो ये क्या करेगा, उस सब चीजों को जो है वो यूं ही गायों को और या किसी जो है जानवरों को डाल दे। घर ले जाए क्या करेगा इसको, घर घर ले जाएगा, एक ही कमरा है सोने के लिए, उसके अंदर इसको रखिए, बदबू मारेगा, ये रात को खराब हो जाएगा ये तो, और सुबह जो है वो कोई काम आने वाला है नहीं, ये सब्जी तो खराब हो जाएगी, खराब हो जाएगी तो ये अगले दिन इसके पास कौन सा फ्रिज पड़ा है बहुत बड़ा जिसमें ले जाकर रख देगा उसको, ये तो खराब हो जाएगी, खराब हो जाएगी तो अगले दिन काम आएगी नहीं, सब्जी तो पेरिशेबल है, और ये खराब हो जाए तो इसे काम नहीं आएगी, तो ये क्या करेगा, उसको फेंक देगा, फेंक देगा तो इसको हो गया क्या, नुकसान, लॉस हुआ, तो ये क्या करेगा
अब ये बदला लेगा दुनिया से। दुनिया ने इसके साथ जैसा किया है उसका ये क्या लेगा, बदला लेगा। बदला क्या लेगा? सबसे पहले तो इसने ये जो दुकान बढ़ाई थी और उसके अंदर ये जो अलग अलग लोग रखे थे, तोलने के लिए अलग है, बोलने के लिए अलग है, पानी डालने के लिए अलग है, उनको सबसे पहले बाहर निकालेगा। तुम बाहर निकलो। एक तो और कोई ग्राहक तो आता नहीं है, तुमने भीड़ लगा रखी है। ग्राहक तो कोई है नहीं और भीड़ सारी किसकी है? तुम्हारी जो है वो भीड़ है। तो उनको क्या निकालेगा? बाहर बाहर जाओ भाई, यहाँ पर अपने हमारे यहाँ पर आपको नौकरी, मेरे तो खुद का वाला ही नहीं चलता काम, खुद का घर ही नहीं चल रहा, तुम्हारा घर में कैसे चलाऊंगा, तो इसलिए तुम जाओ यहाँ से। फिर वो जो किसान है, उस किसान ने 2-4 खेत ले लिए थे और ये जाएगा ही नहीं उसके पास में। वो इसको फोन करेगा, अरे भाई क्या हुआ? तो ये कहा ना ना मेरे को चाहिए नहीं, रखो तुम्हारे ही है। तो फिर उस किसान को भी नुकसान होगा, और किसान को नुकसान होगा तो वो क्या करेगा? वो भी वो जो एक्स्ट्रा खेत लिए थे उसने वो सारे छोड़ देगा कि भाई अपने नहीं है, और वो मजदूरों को कहेगा भाई तुम घर जाओ, अब कोई मेरे को तो जो है वो ये टमाटर इतने उत्पादन करने ही नहीं है। तो यानी वो भी अपने जो निवेश है उसको क्या कर दिया, उसने कम कर दिया। और जब ये निवेश को कम कर दिया तो इससे क्या हुआ? इससे बहुत सारे लोग जो है वो बेरोजगार हो गए, और बहुत सारे लोग जैसे बेरोजगार होंगे तो ये बेरोजगार लोग फिर आगे जाकर कोई खर्चा नहीं कर पाएंगे, इनके पास में अब कोई काम नहीं है, किसी प्रकार का कोई काम जो है वो नहीं रहा। और जब कोई काम नहीं रहता, जब बेरोजगारी रहती है तो हालत क्या हो जाती है? ऐसी हो जाती है। अगर क्या हो कोई काम नहीं होता, आदमी जो है वो इस हाल में होता है। बड़े बुरे हैं ये दिन, ऐसे हंसी आ रही है तुमको, पर तो इसका मतलब तुम्हें बेरोजगारी का दर्द जो है वो पता है नहीं। तो राजा हो तुम्हें भी, अभी जो है वो क्या हो, बड़े राजा हो, कैसे आराम से बैठते हो एसी के अंदर, फिर क्या तो पंखा चला देना रहे, ये थोड़ा एसी ज्यादा करो, टेबल में फटका मारो, ऐसी बातें जो है वो तुम अभी कर रहे हो। तुम्हें भी बेरोजगारी, अपने आप को बेरोजगार बेरोजगार भी करते रहते हो बीच बीच में, मन को सहलाने के लिए, अब उसको जो है वो अच्छा लगाने के लिए कि हम जो है वो बेरोजगार है। बाकी तुम बेरोजगारी का दर्द नहीं जानते। बेरोजगारी क्या होती है ऐसे किसी व्यक्ति से पूछना। बेरोजगारी क्या होती है? ये जो गुजर की थड़ी है ना, यहाँ पे मजदूर मंडी लगती है, मजदूर है यहाँ पर, खूब सारे मजदूर आते हैं सुबह सुबह, ठीक है, और उनको जो है काम पर, ये जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है ना, कंस्ट्रक्शन की साइट पे बेलदारी का काम करते हैं वो लोग, और वहां पर ले जाने के लिए खूब लोग आते हैं। और अगर किसी मजदूर को 12-1 बजे तक कोई लेने नहीं आया तो फिर उसके दिमाग के ऊपर, उसकी जो चेहरे है, उसका चेहरा एकदम उतरने लग जाता है। वो जिस जोश से आता है ना सुबह सुबह, वो जोश सारा का सारा क्या हो जाता है, वो फीका पड़ जाता है। शाम तो होती नहीं है, दोपहर में ही, दोपहर में उसकी हालत खराब हो जाती है। उसके ऊपर ये चिंता के बादल आ जाते हैं, शाम को करेंगे क्या, रोटी क्या खाएंगे, काम तो मिला ही नहीं आज का, आज तो अभी तो कोई काम ही नहीं मिला, काम नहीं मिला तो रात को रोटी क्या खाएंगे। और घर जाएंगे, घर किस मुंह से जाएंगे? घर जाएंगे, घर के अंदर जो है बच्चे हैं, घर पे घरवाली है, वो कहेगी क्या लाए, नई सब्जी लाए कि नहीं लाए, आज फ्रूट में क्या लाए हो, फ्रूट में कुछ नहीं लाया, फूटा हुआ माथा लाया हूं मेरा। क्या करेगा, क्या लाएगा? बच्चे कहेंगे खिलाओ, पापा जो है वो कोई कुल्फी दिलाओ, दिलाए कुल्फी, 2 थप्पड़ मारेगा टाबरों के, सो जाओ चुपचाप, कोई नहीं है। फ्रस्ट्रेशन है, क्या करे, फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकलेगा ये, इसकी हालत खराब है। इसको पता है कि मैं किस मुंह से कहूंगी, मुझे कोई काम ही नहीं मिला, मुझे जो कोई काम पे लेकर ही नहीं गया, मैं काम करने गया था और काम मुझे नहीं मिला। और ये बेरोजगारी जो है, बेरोजगारी किसके ऊपर आ जाती है? व्यक्ति के ऊपर आ जाती है। जब व्यक्ति का काम चला जाता है तो उसका सब कुछ चला जाता है, फिर उसके जीवन के अंदर जो है बाकी और कोई दूसरी विचारधारा उसके काम आती ही नहीं है। जैसे आया था ना कोरोना, आया था, लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन लगते ही क्या हुआ, जैसे ही लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन लगते ही सबसे पहले जो सबसे बुरी हालत हुई वो उन लोगों की हुई जो कि डेली वेजेस पे है, जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं रोज, उनके तो पांव से जमीन नहीं खिसक गई। क्या कोरोना तो पता नहीं कब मारेगा, तुम्हारे इस निर्णय ने तभी मार दिया हमको कि हमारे पास में अब कुछ बचा ही नहीं है खाने के लिए। और इस शहर में हम कैसे रहेंगे? इस शहर में जब लोग खर्चा ही नहीं करेंगे, इस शहर में आर्थिक गतिविधि नहीं होगी। यहाँ पर जो है वो इतने सारे स्टूडेंट हैं, इस रोड के ऊपर, गोपालपुरा बाईपास वाली रोड है, इस पर इतने सारे स्टूडेंट है, तो इस वजह से यहाँ पर रोड के ऊपर जो है कई सारी ये पानी पतासी की, कोई पोहे की, कोई कचौरी की, कोई चाय की, इतनी सारी दुकानें जो है वो चलती रहती है। किसके पीछे चलती है? स्टूडेंट्स के पीछे चलती है। स्टूडेंट जाते हैं वहां पर, जो है कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है, कोई थोड़ा बहुत जो है वो काम चलाता है, इसलिए उनका घर चलता है। अगर ये सारे स्टूडेंट एकदम से गायब हो जाए तो वो सारे के सारे लोग जो है वो क्या हो जाएंगे, वो बेरोजगार हो जाएंगे, उनके सबकी हालत जो है वो खराब हो जाएगी। कहाँ गए वो स्टूडेंट? वो ढूंढते फिरते हैं, अरे यार स्टूडेंट कहाँ गए, स्टूडेंट कहाँ गए। कोटा था ना, कोटा के अंदर एकदम से, जैसे यहाँ तो फिर भी इतना बड़ा जो है वो ये अभी मतलब बन तो गया, पर उतना बड़ा अभी हब नहीं बना। तो कोटा के अंदर पूरी पूरी कोटा की इकोनॉमी जो है वो उस कोचिंग सेंटर्स पर चलती है, और कोचिंग सेंटर जैसे बंद हुए, कोचिंग सेंटर बंद होते ही पूरा पूरा कोटा जो है वो ढह गया है। लोग जो है वो ऐसे परेशानी में आ गए कि यार ये क्या हुआ।
और उनके जो रोजगार का साधन था वो रोजगार का साधन छिन गया। और रोजगार का जब साधन छिनता है तो क्या होता है, बेरोजगारी आती है, वो नियमित आय खत्म हो जाती है। और नियमित आय खत्म हो जाती है तो लोगों का जो जीवन स्तर सुधरा था वो वापस क्या होने लगता है, वो फिर से खराब होने लगता है। जो लोग जो है वो शहरों में रहने लग गए थे, बच्चों को स्कूलों में डाल दिया था, सब जगह पर अच्छा अच्छा चल रहा था, वो सब एकदम से वो संसार क्या हो जाएगा, उजड़ जाएगा। जैसे देखा ना वहां पर जब ये कोरोना हुआ था, कोरोना के बाद बहुत बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन हुआ। देखा था कि नहीं देखा था? मजदूरों का पलायन हुआ था, बड़ी मात्रा के अंदर लोग यूं पैदल ही निकल गए। होगी जो देखी जाएगी कि साहब अरे गाड़ी नहीं है, कोई टिकट नहीं है, अरे काहे की गाड़ी, काहे की टिकट, हम तो पैदल ही चलेंगे। अरे पैदल कैसे चलोगे, इतने किलोमीटर, हजारों किलोमीटर चलना है, पैदल कैसे चल जाओगे? चल जाएंगे, जब तक चलेंगे तब तक ठीक है, मरेंगे तो मरेंगे। अब जो जिंदा रहने के लिए वैसे कुछ खास बचा है नहीं, तो लोग जो है पैदल ही चल लिए, पैदल ही निकल गए, इतने बड़े रास्ते के ऊपर जो है पैदल चले गए। कैसे क्यों चले गए? क्योंकि उनके पास और दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। वो जो जीवन स्तर, अच्छा खासा जीवन स्तर चल रहा था, वो क्या हो गया, वो एकदम से खत्म हो गया। और पैदल चलते चलते भी आप किस दिशा में जा रहे हो? गांव जा रहे हो। गांव में क्या है? ऐसा होना कि भाई गांव जाएंगे और गांव जाते अपने जो खूब सारे ऐसे नौकर अपने लगे होंगे और वो अपने पांव दाबेंगे और करे साहब इतनी यात्रा करके आए हो, पद यात्रा करके आए हो, वाह वाह वाह। ऐसा तो है नहीं। गांव में काम होता तब तो यहां आने की जरूरत ही नहीं थी। गांव में कुछ नहीं था तभी तो यहाँ आए थे। अब गांव वापस जाएंगे, गांव वाले एक्सेप्ट और नहीं करेंगे और कहेंगे बाहर से आया, पता नहीं बीमारी और लेके आया होगा। तो सोशल एक्सक्लूजन तो वैसे ही मिलेगा, इकोनॉमिक एक्सक्लूजन हो ही गया है। आर्थिक रूप से वैसे एक्सक्लूड हो गए, सोशल रूप से और एक्सक्लूड हो जाएंगे। और किसकी वजह से हो रहे हैं? बेरोजगारी की वजह से। ये किसकी वजह से हो गया? बेरोजगारी, जो बेरोजगारी की वजह से ऐसा हुआ। और ये बेरोजगारी क्यों हुई है? क्योंकि लोगों ने खर्चा करना क्या कर दिया है, बंद। लोगों ने जो है खर्चा करना, तो खर्चा ना करना कितना बड़ा पाप है, समाज के ऊपर कितना बड़ा पाप है अगर कोई व्यक्ति क्या नहीं करता है, खर्चा नहीं करता है। और इकोनॉमी को डिस्टर्ब करना इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है। अर्थव्यवस्था अगर चल रही है, चलती चलती अर्थव्यवस्था को अगर आप डिस्टर्ब करते हो तो बहुत सारे लोगों की आजीविका जो है उससे प्रभावित होती है। कोई बड़ा व्यक्ति है जिसके पास ठीक ठाक पैसे हैं, उसका तो फिर भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। गरीब आदमी की तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। जितने ये बड़े बड़े बनते हैं समाज सुधार के, हम गरीबों के बारे में ये सोचते हैं, हम ये गरीबों के बारे में कुछ नहीं सोचते। तुम गरीबों के बारे में अगर व्यक्ति सोच रहा है तो उसको जो है सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए कि इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था स्ट्रांग होगी तो गरीब व्यक्ति उस गरीबी से क्या निकल पाएगा, बाहर निकल पाएगा। और वो गरीबी से जैसे बाहर निकल जाएगा तो वो कई चीजों से बाहर निकल जाएगा, कई सारे सामाजिक बंधन वो तोड़ देगा। किस वजह से? अगर वो किससे बाहर निकल जाए, गरीबी से जो है वो बाहर निकल जाए। इसलिए ये जो गरीबी की स्थिति है या मंदी की स्थिति है, इससे क्या जनरेट होती है, मंदी जनरेट होती है। अगर आपूर्ति ज्यादा है मांग से, तो इससे कीमतें क्या होती है, कम। प्राइसेस जो है वो क्या होने लगेगी, वो डाउन होने लगेगी, प्राइसेस कम होने लगेगी। और प्राइसेस कम होगी तो क्या होगा, जो उत्पादक या विक्रेता, उत्पादक या विक्रेता, उसको क्या होगा, हानि होगी। जैसे हुई थी ना, उस दुकानदार को हानि हुई, लॉस टू सेलर और प्रोड्यूसर। उत्पादक और विक्रेता को हानि होगी। और उत्पादक और विक्रेता को हानि होगी तो इससे क्या होगा, इससे जो है वो निवेश और कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट और कम हो जाएगा। निवेश और कम हो गया तो इससे क्या होगा, निवेश कम हो गया तो बेरोजगारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया तो इससे क्या होगा, वो जो नियमित आय थी वो रुक जाएगी। अब वो नियमित आय होना बंद हो गई, वो रेगुलर इनकम नहीं रही। और जिसके पास रेगुलर इनकम नहीं होती उसका जीवन स्तर फिर से गिर जाता है। जो गरीबी रेखा से बाहर निकला था वो फिर से गरीबी रेखा के अंदर आ जाएगा। लिविंग स्टैंडर्ड्स जो है वो फिर से कमजोर हो जाएंगे। बढ़ाओ वापस।
ठीक है, लिख लिया। तो पहला जो केस है, जब मांग ज्यादा होती है आपूर्ति से, तब उससे तो क्या होता है, अगर मांग ज्यादा होती है किससे, आपूर्ति से, जब मांग आपूर्ति से ज्यादा होती है तो इससे रिजल्ट होती है किसमें, महंगाई में। इससे क्या होती है, महंगाई। महंगाई को और किस शब्द से कहते हैं, महंगाई को कहते हैं मुद्रास्फीति, और इंग्लिश में कहते हैं इन्फ्लेशन। ये महंगाई जो होती है वो कुछ हद तक महंगाई बाजार के लिए सकारात्मक होती है, ज्यादा तो नहीं, परंतु कुछ हद तक क्या होती है, सकारात्मक होती है। कुछ हद तक महंगाई होनी चाहिए, ये बाजार के लिए जरूरी होती है, पर इसकी अधिकता जो है वो क्या होती है, वो हानिकारक होती है। और अगर जब आपूर्ति ज्यादा होगी, जब सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, जब आपूर्ति ज्यादा है किससे, मांग से, तो इससे क्या होता है, इससे आती है मंदी। इससे क्या आती है, मंदी, रिसेशन या इकोनॉमिक स्लोडाउन। और इकोनॉमिक स्लोडाउन से बड़े स्तर पर अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। तो इसलिए ये वाली जो कंडीशन है ये तो हमेशा ही खराब है, ये वाली तो कुछ हद तक सही है, और ये वाली कंडीशन हमेशा ही क्या होती है, खराब होती है। क्योंकि अगर आपकी सप्लाई ज्यादा है और डिमांड नहीं है, कोई खरीदने वाला नहीं है, चीजें आपने बहुत ज्यादा उत्पादित कर रखी है, तो आपकी कॉस्ट तो लग गई, कॉस्ट तो लग गई। किसी चीज को उत्पादित करोगे तो कॉस्ट तो लग गई, और खरीदने के लिए कोई आया ही नहीं है, और खरीदने के लिए कोई नहीं आया तो आपको क्या होता जाएगा, लॉस। और जैसे ही किसी को लॉस होता है तो फिर आदमी लॉस जो है वो खाने के लिए काम नहीं करता, लॉस होते ही आदमी उस कार्य को क्या कर देता है, रोक देता है। और रोक देता है तो फिर लोग उत्पादन नहीं करेंगे, उत्पादन जैसे नहीं करेंगे तो फिर लोगों को जो है बेरोजगार हो जाएंगे। कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री जो है वो 100 कार उत्पादित करती है, अब कार खरीदने वाला कोई है ही नहीं, कार खरीदने वाला नहीं है, कार 10 ही बिकती है, 10 बिकती है तो फैक्ट्री वाले क्या करेंगे, उसके अंदर जो बहुत ज्यादा इंप्लॉई है, ज्यादा जो मजदूर है, उनको कहेंगे भाई घर जाओ, इतनी कार उत्पादित करके क्या करेंगे, हम तो 10 कार से अपना काम चल जाता है, 10 ही खरीदते हैं लोग बाग। तो ज्यादा लोग जो जरूरत नहीं है, ज्यादा लोग जरूरत नहीं है तो उनको कहाँ भेज दिया जाएगा, घर, घर भेज देंगे तो वो सब क्या हो जाएंगे, बेरोजगार। और ये इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा, इकोनॉमी देश के लिए, समाज के लिए, सबके लिए बहुत घातक सिचुएशन है। तो इसकी भी, इसकी अधिकता, और ये तो सिचुएशन ही क्या है, खराब है। लिखो देखिए वापस, जब मांग आपूर्ति से अधिक होती है, when demand is greater than, जब मांग आपूर्ति से अधिक होती है तब बाजार में महंगाई उत्पन्न होती है, then inflation happens in market, when demand is greater than supply then inflation happens, या inflation is observed in market, तब बाजार में महंगाई होती है, मुद्रास्फीति होती है। कुछ हद तक मुद्रास्फीति आवश्यक है, up to a point inflation is necessary, कुछ हद तक मुद्रास्फीति आवश्यक है, up to a point inflation is necessary, कुछ हद तक मुद्रास्फीति आवश्यक है, up to a point inflation is necessary, कुछ हद तक मुद्रास्फीति आवश्यक है, परंतु इसकी अधिकता, बट इट्स एक्सेस, परंतु इसकी अधिकता नकारात्मक है, बट इट्स एक्सेस इज नेगेटिव। और दूसरा कौन सा है, सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड, आपूर्ति इससे ज्यादा है मांग से। जब आपूर्ति मांग से अधिक होती है तब बाजार में मंदी आ जाती है, when supply is greater than demand then recession occurs in economy, जब आपूर्ति मांग से अधिक होती है तब बाजार में मंदी आ जाती है, then recession occurs in economy या मार्केट, बाजार में मंदी आ जाती है जिससे बहुत से लोग बेरोजगार हो जाते हैं, which results in mass unemployment, जिससे बहुत से लोग बेरोजगार हो जाते हैं, which results in mass unemployment।
ठीक है, तो एक तो डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई और दूसरा कौन सा है, सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड। तो जब डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई से तो क्या होगा, दो कंडीशंस पढ़ी आज अपन ने। सबसे पहले तो इनकी जो है वो क्या पढ़ी, परिभाषा। मांग की परिभाषा क्या होती है, वस्तु और सेवा की वह मात्रा होती है जो कि कौन लेता है, कोई उपभोक्ता, निश्चित समय के दौरान और विभिन्न कीमतों पर। दैट क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट अ कंज्यूमर इज रेडी टू परचेज एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ सर्टेन टाइम पीरियड, इट इज कॉल्ड डिमांड। और सप्लाई क्या होती है, वस्तु और सेवा की वह मात्रा जो कि कोई विक्रेता या उत्पादक निश्चित समय के दौरान विभिन्न कीमतों पर उपलब्ध करवाने के लिए तैयार है। दैट क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट अ प्रोड्यूसर और सेलर इज रेडी टू प्रोवाइड ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड एट डिफरेंट प्राइसेस। ठीक है, फिर मांग और आपूर्ति में होना चाहिए बैलेंस होना चाहिए, परंतु बैलेंस होता नहीं है। जब डिमांड ज्यादा है सप्लाई से तो क्या होगा, प्राइसेस बढ़ेगी, प्राइसेस बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो निवेश होगा, निवेश से रोजगार होंगे, रोजगार से नियमित आय, नियमित आय से जीवन स्तर क्या होंगे, सुधरेगा। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, अगर क्या हो जाए, आपूर्ति ज्यादा हो जाए तो कीमतें क्या हो जाएगी, कम, तो नुकसान होगा, नुकसान होगा तो निवेश कम कर दिया जाएगा, निवेश कम कर दिया जाएगा तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी, नियमित आय बंद हो जाएगी और जीवन स्तर जो है वापस क्या हो जाएगा, वापस खराब हो जाएगा। चलो आज के लिए तय करते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे।